वेलकम स्टूडेंट्स। मैं आपके लिए सहयोग के लिए दोबारा से राम प्रताप इकोनॉमिक्स लेक्चरर +2 ट्वेल्थ के इकोनॉमिक्स के फर्स्ट पार्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक वाइज आपको चैप्टरों के नोट्स बना कर दे रहा हूँ और इन वीडियो के माध्यम से आप अपने सब्जेक्ट की अच्छी सी तैयारी कर सकते हैं। तो 2025-26 के सेशन के लिए नोट्स तैयार कर रहा हूँ। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है और इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं हमारी बुक में। जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है +2 का, उसके हम नोट्स तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले हमें चैप्टर के अनुसार हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स है, वो क्या है, अर्थशास्त्र क्या है। यहाँ से हम शुरू करेंगे। इकोनॉमिक्स ग्रीक भाषा के दो शब्दों से, ऑक्स जिसको घरेलू बोलते हैं और मेंट जिसको प्रबंध बोलते हैं, इन दोनों से मिलकर बना है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पितामह या फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स भी माना जाता है। विश्व की आर्थिक मंदी 2029-30 में आई थी। इनसे आपके छोटे टॉपिक प्रश्न भी बन रहे हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है विश्व आर्थिक मंदी कब आई थी, तो आप बता सकते हैं 29 और 30 में आई थी। नॉर्वे के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रेगनर फ्रिश ने 1933 में अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा, व्यष्टिगत अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। मैक्रो में बांट दिया था इसको। अर्थशास्त्र की प्रकृति कला और विज्ञान दोनों हैं। विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र और सामाजिक विज्ञान है और वास्तविक और आदर्श विज्ञान दोनों ही हैं। तो यहाँ देखिए पुस्तक जिन्होंने लिखी है, पुस्तक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ काजेज ऑफ वेल्थ नेशन। 1976 में लिखी गई थी एडम स्मिथ द्वारा और ये धन संबंधी परिभाषा है। जो धन संबंधी परिभाषा 1976 में अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ द्वारा एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द काजेज वेल्थ ऑफ नेशन बुक में लिखा गया है। दूसरी है भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा, डॉक्टर मार्शल ने लिखी थी 1890 में, प्रिंसिपल ऑफ द इकोनॉमिक्स। इस बुक में इसका जिक्र किया है इन्होंने। इसके बाद जो अगली थी दुर्लभता संबंधी परिभाषा है आपकी, क्योंकि ये 4 परिभाषाएँ दी गई हैं आपकी, ये रॉबिन्स ने दी थी, 1932 में लिखी थी इन्होंने। और कौन सी, एन एसे ऑन द नेचर एंड द सिग्निफिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स, इस बुक में इन्होंने जिक्र किया है। इस बुक में इन्होंने इस परिभाषा को दिया है, दुर्लभता संबंधी परिभाषा को। इसके बाद हम अगले पर चलते हैं, अर्थशास्त्र का अर्थ और उसकी परिभाषा के मीनिंग पर डिटेल में। द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र शब्दों से मिलकर बना है, धन, अर्थ तथा शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब वैज्ञानिक अध्ययन, अर्थात अर्थशास्त्र वह शास्त्र जिसमें मनुष्य की धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अंग्रेजी भाषा में अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा का यह शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से, ऑक्स ग्रेलो और नेमन से लिया गया है और इसका अर्थ होता है कि गृह प्रबंध। प्रत्येक गृहस्थ की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, परंतु उन्हें संतुष्ट करने वाले अधिकतर साधन जैसे कपड़ा, भोजन, चाय आदि सीमित होते हैं। इन्हीं सीमित साधनों को धन कहा जाता है। प्रत्येक गृहस्थ अपने धन का उचित प्रयोग इस प्रकार से करता है कि जिससे वह अपनी अधिक से अधिक आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अर्थशास्त्र के धन की आवश्यकता होती है। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र की परिभाषा। अर्थशास्त्र एक विकासशील अर्थशास्त्र है। समय समय पर विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएँ दी हैं। अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को हम निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले धन संबंधी परिभाषा, वेल्थ डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स। तो आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ ने 1776 में, जैसा ऑलरेडी मैं आप पहले बता चुका हूँ, एक उनकी पुस्तक थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन। इसमें उन्होंने अपनी परिभाषा दी थी और उनकी परिभाषा थी, जो उन्होंने परिभाषा दी, अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारणों की खोज है। बड़ी चीज़ परिभाषा है, परंतु समय के दौरान इसकी आलोचना की गई। इस परिभाषा के अनुसार शास्त्र में मनुष्य कल्याण के स्थान पर सिर्फ धन को या भौतिक वस्तुओं का ही अध्ययन किया गया, यह बताया गया। इसलिए कालाइस, शकिन्स, मॉर्निस आदि अर्थशास्त्रियों ने इसे दुखदायी विज्ञान कहकर इसकी निंदा और आलोचना की है। इसके बाद जो भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा दी
मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स वो डॉक्टर मार्शल ने दी थी 1890 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ द इकोनॉमिक्स में। अर्थशास्त्र की इस परिभाषा के अनुसार, अर्थात हम कह सकते हैं डॉक्टर मार्शल के अनुसार, अर्थशास्त्र जीवन के साधन और व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्य के उस भाग का अध्ययन करता है जिसका घनिष्ठ संबंध कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों की प्राप्ति तथा उनके उपयोग से है। इसकी भी आलोचना की। रॉबिन्स ने कई कारणों से इस परिभाषा की आलोचना की। उदाहरण के लिए, अर्थशास्त्र में सभी मनुष्यों का आर्थिक कार्यों का अध्ययन किया जाता है, चाहे वह समाज में रहते हो या एकांत में। अर्थशास्त्र में सभी प्रकार के आर्थिक कार्यों का अध्ययन किया जाता है, चाहे उनमें कल्याण में वृद्धि हो या ना हो। तो इसके बाद तीसरी परिभाषा है दुर्लभता संबंधी परिभाषा, स्कैर्सिटी डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स। ये रॉबिन्स ने दी 1932 में और उनकी किताब का नाम था एन एसे ऑन द नेचर एंड द सिग्निफिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक साइंस में उन्होंने या में जो दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी है वो रॉबिन्स ने। और रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। बट समय के अकॉर्डिंग इसकी भी आलोचना हुई। डरबीन, फ्रेजर, एली अर्थशास्त्री ने इस परिभाषा की आलोचना करते हुए कहा कि रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को केवल एक चुनाव व मूल्य निर्धारण का शास्त्र बना दिया है। इसका मनुष्य के कल्याण और उसकी आर्थिक समस्याओं को सुलझाने से कोई संबंध नहीं रखा गया। यह अर्थशास्त्री की एक अव्यवहारिक, जटिल और अज्ञातात्मक परिभाषा है। इसके बाद चौथी परिभाषा विकास केंद्रित परिभाषा, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स है। ये नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर एमुलियन, पीटरसन, फर्गुसन, इन्होंने दी थी। अर्थात हम कह सकते हैं जो 3-4 जो एमुलियन के साथी थे, पीटरसन, फर्गुसन, इन्होंने जो परिभाषा दी, इनके अनुसार परिभाषा क्या थी वो इस प्रकार की थी। अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जो वे अधिकतम संतुष्टि प्रदान करने के लिए सीमित साधनों के उचित प्रयोग के संबंध में करते हैं। तो मेरे ख्याल बहुत आसान सी चारों परिभाषाएं आपने पढ़ी। चारों की चार परिभाषाएं आप याद कर लें, पेपर में हर कोड में एक एक परिभाषा मिलेगी आपको। अब हम आगे पढ़ते हैं अर्थशास्त्र के भाग। नॉर्वे के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और अर्थशास्त्र के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रेगनर फ्रीस ने 1933 में अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांट दिया, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा माइक्रो इकोनॉमिक्स, या आप कह सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टिगत शास्त्र और समष्टिगत शास्त्र। पहले हम व्यष्टिगत शास्त्र की बात करते हैं, माइक्रो की। अंग्रेजी भाषा में व्यष्टिगत शास्त्रों को माइक्रो कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा का यह शब्द ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है छोटा। व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में केवल एक ही आर्थिक इकाई या आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक गृहस्थ की आय का अध्ययन, एक फर्म के उत्पादन का अध्ययन। प्रोफेसर बोर्डिंग के अनुसार व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में केवल एक फर्म, एक गृहस्थ, व्यक्तिगत कीमत, मजदूरी, आय, उद्योग तथा वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरा इसके समष्टिगत अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स है। वो क्या है? मैक्रो अंग्रेजी भाषा के समष्टि को मैक्रो से कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा का यह शब्द ग्रीक भाषा के मैक्रोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है बड़ा। समष्टिगत शास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं तथा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय आय तथा रोजगार की कीमत सत्र पर यह विषय समष्टि शास्त्र के मूल अंग है। इसके बाद हम अगला जो टॉपिक है इसी में स्कोप ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इसके स्कोप क्या है या व्यष्टिगत अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है, क्योंकि हम पहले पार्ट में सिर्फ मैक्रो पढ़ने वाले हैं तो मैक्रो के बारे में जानेंगे हम ज़्यादा। सेकंड पार्ट माइक्रो पढ़ेंगे, पहले पार्ट में हम सिर्फ माइक्रो का अध्ययन करेंगे, व्यष्टिगत अर्थशास्त्र का करेंगे, और सेकंड पार्ट में हम मैक्रो का करेंगे। तो इसमें व्यष्टिगत शास्त्र का क्षेत्र क्या है, कौन कौन से स्कोप कौन कौन से हैं। व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के विशेष हम करेंगे, हम 4 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 मांग का सिद्धांत, नंबर 2 उत्पादन का सिद्धांत, नंबर 3 कीमत निर्धारण का सिद्धांत, नंबर 4 साधन कीमत का निर्धारण। अब हम अलग अलग से इनका अध्ययन कर लेते हैं एक एक का। मांग का सिद्धांत। व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में यह अध्ययन किया जाता है कि किसी वस्तु की मांग कैसे निर्धारित होती है। इसके अंतर्गत मांग के सिद्धांत का भी अध्ययन किया जाता है। दूसरा उत्पादन का सिद्धांत। व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में उत्पादन के सिद्धांत का भी अध्ययन किया जाता है। एक फर्म विभिन्न स्थानों को एकत्रित करके उत्पादन करती है, इसके अंतर्गत उत्पादन के नियमों का भी अध्ययन किया जाता है। तीसरा है कीमत निर्धारण का सिद्धांत। एक फर्म अपने उत्पादन को विभिन्न उपभोक्ताओं को किस कीमत पर बेचती है, इसका अध्ययन कीमत निर्धारण सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। इस सिद्धांत में मांग व पूर्ति की दशाओं का भी विश्लेषण किया जाता है। और चौथा है आपका साधन कीमत सिद्धांत। किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए 4 साधनों की आवश्यकता होती है: भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी। एक फर्म को अपना उत्पादन बेचने के लिए जो आय प्राप्त होती है उसे इन 4 साधनों में क्रमशः लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ बांटने का अध्ययन भी इसी साधन
साधन कीमत के सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। इसे साधन या कारक कीमत का मूल सिद्धांत भी कहा जाता है। आगे इकोनॉमिक्स, इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टिगत शास्त्र के अध्ययन का महत्व क्या है? व्यष्टिगत शास्त्र के अध्ययन के निम्नलिखित लाभ हैं। नंबर 1, अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली। व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के द्वारा हम अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और प्रोफेसर वाटसन के अनुसार व्यष्टिगत शास्त्र के कई उपयोग हैं। सबसे महत्वपूर्ण उपयोग में से हैं इसे समझने में कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार कार्य करती है। नंबर 2, भविष्यवाणी। व्यष्टिगत शास्त्र के अध्ययन करके हम आर्थिक भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम एक विशेष घटना घटी है तो उसके कुछ विशेष परिणामों को निकालेंगे। उदाहरण के लिए यदि किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो उसकी कीमतों के बढ़ने की संभावना होती है। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं यदि किसी वस्तु की मांग बढ़ रही है तो उसकी आने वाले समय में कीमत बढ़ेगी। भविष्यवाणी कर सकते हैं। आर्थिक नीतियाँ। व्यष्टिगत शास्त्र का प्रयोग हम आर्थिक नीति बनाने में भी किया जाता है। कीमत नीति एक ऐसा उपकरण है जो इस कार्य में बहुत ही सहायक होते हैं। इसमें हम अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले सरकारी नीतियों का विश्लेषण कर सकते हैं। चौथा है आर्थिक कल्याण। व्यष्टिगत शास्त्र के द्वारा आर्थिक कल्याण के लिए आवश्यक विभिन्न शर्तों का विज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। व्यष्टिगत अर्थशास्त्र इस बात का सुझाव देता है कि आर्थिक कल्याण के आदर्श को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद अगला इसका फायदा है प्रबंध संबंधी निर्णय। व्यष्टिगत शास्त्र का प्रयोग प्रबंध संबंधी निर्णय लेने में भी किया जाता है। उदाहरण के लिए लागतों तथा मांग का विश्लेषण करके फर्म अपनी नीतियों को निर्धारित करती है। और छठा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहयोग। व्यष्टिगत अर्थशास्त्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्या जैसे व्यापार शेष, संतुलन, विदेशी विनिमय दर आदि को समझा की जा सकता है। अब अगला अपना टॉपिक है नेचर ऑफ द इकोनॉमिक्स की अर्थशास्त्र की प्रकृति कैसी है। अर्थशास्त्र की प्रकृति को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक विज्ञान के रूप में और दूसरा कला के रूप में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र विज्ञान है। तो प्रोफेसर सैमलिंग मैन के अनुसार विज्ञान 2 प्रकार का हो सकता है, सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है क्योंकि इसका संबंध मनुष्यों से है, जबकि भौतिक, रसायन आदि प्राकृतिक विज्ञान है। अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान मानने के कुछ कारण हैं। नंबर 1 जो विज्ञान उसमें ये चीज़ होती है कि क्रमागत अध्ययन। एक सामाजिक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का क्रमागत अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक नियम। अर्थशास्त्र के नियम जैसे मांग का नियम, पूर्ति का नियम आदि वैज्ञानिक नियम हैं। यह नियम विभिन्न चरों के कारण और परिणाम में संबंध दर्शाते हैं। उदाहरण मांग के नियम से प्रकट होता है कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाएगी। इस तरह से अर्थशास्त्र के नियम वैज्ञानिक नियमों की भांति लागू होते हैं। तीसरे, नियमों की सत्यता। प्रत्येक विज्ञान अपने नियमों की सत्यता की जांच करता है। अर्थशास्त्र में भी विभिन्न नियमों की सत्यता की जांच की जा सकती है। अब अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है या फिर आदर्शात्मक विज्ञान है, नॉर्मेटिव है या पॉजिटिव है। तो अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान के रूप में। वास्तविक ज्ञान वह विज्ञान है जिसमें किसी भी विषय का सही और वास्तविक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। एक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र के कथन में वास्तविक ज्ञान कथन होते हैं। वास्तविक विज्ञान के वे कथन होते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि क्या है, क्या था तथा विशेष परिस्थितियों में क्या होगा। उदाहरणतः भारत की जनसंख्या 125 करोड़ है, भारत के विकास की दर 7% है। यह वास्तविक विज्ञान के कथन के उदाहरण हैं। अर्थशास्त्र एक आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जैसे मार्शल पेगू आदि यह मानते थे कि अर्थशास्त्री आदर्शात्मक विज्ञान भी है। आदर्शात्मक विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें क्या होना चाहिए का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत की जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए, भारत के विकास की दर 10% अधिक होनी चाहिए, कीमतों में स्थिरता पाई जानी चाहिए, आय का समान वितरण होना चाहिए। संक्षेप में अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान भी है और आदर्शात्मक विज्ञान भी है। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या इकोनॉमिक्स है वो एक आर्ट भी है। इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट। अर्थशास्त्र कला के रूप में भी है क्या। किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग कला कहलाता है। आप बिल्कुल इन लाइनों पर ध्यान दीजिए। किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग कला कहलाता है। अर्थशास्त्र में विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का व्यवहारिक रूप में प्रयोग किया जाता है। अतः अर्थशास्त्र को एक कला के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। प्रोफेसर जे.एम. केन्ज ने कला के स्थान पर व्यवहारिक अर्थशास्त्र का शब्द का प्रयोग किया है। आधुनिक अर्थशास्त्री कला के लिए आर्थिक नीति शब्द का प्रयोग करते हैं। अंत हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान तथा कला दोनों हैं। प्रोफेसर चैपमैन ने ठीक ही कहा है, अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है जो आर्थिक क्रियाओं तथ्यों को वास्तविक ज्ञान से संबंध रखता है, और एक कला है जो इस प्रकार के उपाय तथा साधन को ढूंढता है जिसमें निश्चित लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका पहला चैप्टर ख़त्म होता है। मुझे आपको पहला चैप्टर अच्छा पसंद आया होगा
यदि आपको अच्छा लगा तो इसी प्रकार वीडियो को शेयर करते रहें और दूसरे बच्चों को भी शेयर करते रहें ताकि उनको इसका फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।